हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल CBSE सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज मैं जो आपके लिए स्टोरी लेकर आया हूं वो क्लास 9th इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक है मोमेंट्स, उसका चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स ये बेसिकली एक कन्नड़ के राइटर हुए हैं A.K. रामानुजन। उनके द्वारा लिखी गई एक फोक टेल है। फोक टेल बेसिकली कहते हैं जो लोक कथाएं, आपने सुना होगा। जो लोक कथाएं होती हैं उनको फोक टेल बोलते हैं इंग्लिश में। लोक कथाएं क्या होती हैं? लोक कथाएं वो कथाएं होती हैं जिनका कहीं कोई रिटन डिस्क्रिप्शन तो हमें आमतौर पर नहीं मिलता है, लेकिन वो ऐसी कहानियां जो आपने भी बचपन में अपने दादा दादी से या नाना नानी से कुछ कहानियां सुनी होंगी और उन्होंने वो कहानियां अपने माता पिता से या किसी और घर में किसी बुजुर्ग से सुनी होंगी। और वो कहानियां अब हम क्या करते हैं, वो कहानियां इसी तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती रहती हैं, पास ऑन होती रहती हैं। तो इस तरह की ये एक तरीके की कहानी है जिसका इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन हम आज हम पढ़ेंगे। और कहानी का टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इन द किंगडम होता है साम्राज्य या राज्य, और फूल्स का मतलब इडियट्स यानी कि मूर्ख। ये तो एक मूर्खों के साम्राज्य की कहानी है। एक ऐसा राज्य जिसमें सभी व्यक्ति मूर्ख थे। जितने भी वहाँ की जनता थी, वहाँ का जो राजा था और उनके जो मिनिस्टर थे, राजा के जो मंत्री थे, वो सारे के सारे इडियट्स यानी कि सारे के सारे मूर्ख थे। और उस राज्य के जितने भी निवासी थे वो कह सकते हैं उनके बारे में कि वो भी सारे मूर्ख थे। तो ये स्टोरी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 मोमेंट्स, क्लास 9th इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है। इसको हम चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ये ऐसा माना जाता है कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है, और ऐसे खतरनाक व्यक्ति को केवल एक बहुत समझदार व्यक्ति ही हैंडल कर सकता है। वही उसको मैनेज कर सकता है। कि मूर्ख कभी कभी अपनी मूर्खता में कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो न सिर्फ उनके खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी कई बार बड़े घातक सिद्ध होते हैं। एंड हु आर द फूल्स इन द स्टोरी ऑफ राइटर पूछ रहा है कि इस कहानी में पढ़कर आप बताइए कि इस कहानी में एक्चुअल जो मूर्ख हैं वो हैं कौन, एंड व्हाट हैपेंस टू देम, और उनके साथ इस कहानी में क्या आता है, वो चीज़ हम आज इस कहानी में पढ़ेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन पहले इंग्लिश में पढ़कर और फिर उसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन वो बताता चलूंगा, और साथ साथ जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग भी बताता चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। एक मूर्खों का साम्राज्य की कहानी है जिसमें किंग मतलब राजा और उसके जो मंत्री थे सारे के सारे मूर्ख इडियट्स थे। और वो क्या चाहते थे कि वो दूसरे जैसे राज्य में राजा लोग शासन चलाते थे, बाकी राज्यों में जिस तरह से चीज़ें होती थी वो उस तरह से उन सब चीज़ों को नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन डिसीजन लिया राजा ने कि भाई हम क्या करेंगे कि जो रात है उनको दिन में बदल दिया जाएगा और दिन को क्या है रात में बदल दिया जाएगा। यानी कि नेचर का जो प्रोसेस, एक नेचुरल फिनोमिनन है कि दिन में सूर्योदय के समय दिन होता है और जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद रात आती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं है भाई, हम ये जो नेचुरल फिनोमिनन है, प्रकृति का नियम है, उसको हम मानेंगे नहीं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि रात को दिन में बदल दिया। तो रात को दिन में बदलने का मतलब ये कि रात में तो सब लोग काम करेंगे भाई, जो काम हम सारे दिन में करते हैं वो सारे काम अब हम रात में करेंगे, और रात के काम जो हैं वो दिन में करेंगे। यानी कि रात में बेसिकली क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग खाना खा के सोते हैं। तो ये डिसाइड हुआ कि दिन में तो भाई तब देखो सब लोग सोएंगे, और जब रात होगी तो रात में जितने भी हमारे जो भी काम होते हैं हम सारे काम रात में ही करेंगे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बैक एज सून एज द सन केम अप। तो ये डिसाइड किया गया, ये निर्णय लिया गया राजा के साम्राज्य में कि जितने भी लोग हैं वो सब के सब रात में जगेंगे। टिल देयर फील्ड्स, अपने खेतों में काम करेंगे, एंड रन देयर बिजनेस, उनका जो भी काम है वो सारे के सारे काम अपने करेंगे, जो भी बिजनेस उनका है, दुकानें हैं, जो भी काम करते हैं वो सब रात में करेंगे, ओनली आफ्टर डार्क यानी कि अंधेरा होने के बाद। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम, और जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा यानी कि जैसे ही दिन की शुरुआत होगी सब के सब लोग सोने चले जाएंगे। एंड एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, और इस आज्ञा का किसी ने पालन नहीं किया तो आप ये समझ लें कि उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको राजा के द्वारा मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसको जो भी पनिशमेंट है उसका, और पनिशमेंट क्या है, डेथ पेनल्टी, यानी कि उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। अब बेचारे जनता क्या करती, जनता ने की मजबूरी थी उनकी आज्ञा को मानना, राजा की आज्ञा को मानना, और इस डर की वजह से कि अगर उन्होंने आज्ञा नहीं मानी तो सबको मृत्यु दंड मिलेगा, तो सब उसी नियम को फॉलो करना शुरू कर दिए। अब किंग एंड मिनिस्टर वर वेरी डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। अब ये देखकर राजा और उसके मंत्री बड़ा प्रसन्न हुए कि भाई जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया वो
बड़ा ही सफल हो गया है। एक दिन क्या होता है, वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। एक दिन क्या होता है, एक गुरु और उसका डिसाइपल को बोलते हैं शिष्य को, चेला, उस घूमते घामते उस शहर में आते हैं और देखने में लगा कि बड़ा ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, बड़ा सुंदर शहर है। और जब वो उस नगर में प्रवेश किया और उन्होंने देखा कि ब्रॉड डे लाइट है, भाई सूरज आसमान में सर पर है और धूप भी निकली हुई है, बट देर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन कहीं सड़क पर कोई नज़र ही नहीं आ रहा है, दूर दूर तक कहीं कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, कोई जानवर नज़र नहीं आ रहा। हुआ क्या था, बेसिकली एवरी वन वॉज अस्लीप एंड नाउ नॉट ए माउस स्टरिंग। सब के सब सो रहे थे क्योंकि राजा की आज्ञा थी कि अगर भाई आप राजा की आज्ञा नहीं मानोगे तो आपको मृत्युदंड मिलेगा। और उस राज्य में पूरी तरह शांति छाई हुई थी दिन के समय में। या नाउ नॉट ए माउस स्टरिंग, एक चूहा भी सड़क पर कहीं भी चलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे, यानी कि उन्होंने और साथ साथ उन्होंने अपने जानवरों को भी सिखा दिया था कि दिन में सोएंगे, वो रात को जानवरों का जो भी काम है, खेतों पर जाना, खेती करना या हल चलाना, जो भी काम है वो करेंगे। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई वॉट दे सॉ अराउंड देम एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग when suddenly the whole town woke up and went about its night business। अब वो दोनों के दोनों अजनबी, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, ये देखकर बड़ा अमेज थे, आश्चर्यचकित थे। ये सब वो सब चीज़ें उन्होंने जो भी चीज़ें देखी वो पूरे दिन शहर में घूमते रहे। सुबह आए थे, शाम तक उस शहर में पूरे में घूमते रहे और जैसे ही शाम हुई, सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। सारा का सारा शहर जग गया और उनके जो भी काम धंधे थे वो सारे के सारे अपने काम धंधों में लग गए। The two men were hungry now that the shops were open. They went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single duddu. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas। अब वो दोनों के दोनों पूरे दिन घूमते रहे, भाई थक गए थे, भूख भी लग रही थी। अब जैसे शाम का समय हुआ, सारी की सारी दुकानें खुल गई, तो वो कुछ खाने पीने का सामान, ग्रोसरी वगैरह का सामान लेने किसी दुकान पर गए और उनको दुकान पर पहुंचे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या हुआ कि कोई भी चीज़ पैसों से देकर वहाँ नहीं खरीदी जा रही थी। जितनी भी चीज़ें वहाँ पर बिक रही थी, जितनी भी दुकानों पर, सबकी एक ही कीमत थी और वो कीमत क्या थी, अ सिंगल डड्डू। ये डड्डू क्या है, हम अभी आगे आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ भी आप अगर खरीदते हैं, उस राज्य में कुछ भी खरीदते थे तो पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, एक डड्डू देकर काम चल जाता था। चाहे आप राइस लें, चावल लें या फिर बनाना लें या केला मतलब या कुछ भी लें, इट कॉस्ट अ डड्डू। The guru and disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee। अब गुरु और चेला बड़ा देखकर आश्चर्यचकित हुए। भाई उन्होंने ऐसी चीज़ ना तो पहले कभी सुनी थी ना कभी देखी थी और उनको लगा अरे यार ये तो बहुत अच्छी जगह पर हम आ गए, 1 रुपये खर्च करके तो हम यहाँ का सारा खाना खरीद सकते हैं, हमारे पास तो इतना पैसा है। When they had cooked and eaten, the guru realized that this place was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay here। अब जब शाम को उन्होंने सामान जो भी लेके आए, दाल चावल जो भी उन्होंने खाना पकाया और खा के आराम कर रहे थे, तो गुरु को यह महसूस हुआ, वो देखकर बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, गुरु बहुत ही समझदार और विद्वान व्यक्ति था, उसको लगा कि जहाँ पर हम आए हैं ये राज्य, ये शहर बेसिकली मूर्खों का शहर है और यहाँ पर काफ़ी देर तक रुकना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी, तो हमें क्या करना चाहिए, दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल। उसने कहा ये देखो ये जगह रहने लायक ठीक नहीं है हमारे लिए, तो यहाँ से हम चलते हैं। उसने अपने शिष्य को समझाया। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, एवरीथिंग वाज चीप हियर, ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड। लेकिन जो चेला था वो उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता, उसको ये जगह बहुत अच्छी लगी। बोला अरे देखो यहाँ तो कितनी सारी चीज़ें और चीज़ें बहुत सस्ती हैं, जो भी सामान चाहिए यहाँ पर बड़े आराम से ले सकते हो, बड़ा सस्ता खाना है यहाँ पर। बट द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। बोला देखो तुम समझ नहीं रहे बात को, यहाँ इस राज्य में सभी व्यक्ति मूर्ख हैं, मुझे तो लगता है सारे के सारे इडियट हैं और जो ये चल रहा है वो ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है कि रात को सब लोग जग रहे हैं और दिन को सब लोग सो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है और हम इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन, कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि सारे ये मूर्ख हमारे साथ आगे आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, इसका कोई अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। लेकिन चेला तो उसको मन वहाँ से जाने का था नहीं। But the disciple wouldn't listen to the guru's wisdom. He wanted to stay. The guru finally gave up and said, "Do what you want. I am going," and left। लेकिन वो चेला थोड़ा सा आलसी व्यक्ति था, बोला कि अरे जो गुरु ने उसको समझाया उसको मानने के लिए वो तैयार नहीं था। बोला ठीक है मैं तो यहीं पर ही रहूँगा, आपको जाना है हो जाओ। तो गुरु ने भी उसके हाथ जोड़ लिए कि भैया तुम इधर ही रहो, जो करना है करो, मैं तो यहाँ से छोड़कर जा रहा हूँ। द डिसाइपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side
सैक्रेड बुल। अब वो तो वहाँ गुरु तो छोड़ के चला गया, मूर्खों का साम्राज्य, उसको समझ में आ गया यहाँ तो भाई कुछ गड़बड़ हो सकता है। चेला वहीं पर रुक गया। अब चेला को लगता था भाई यहाँ खाना पीना बहुत सस्ता है, तो सारा दिन खाता रहता था, केला खा रहा है, घी खा रहा है, चावल गेहूँ खा खा के वो इतना मोटा हो गया, जैसे सड़कों पर जैसे ये सांड घूमते हैं, जिन कहीं कहीं कुछ जगह पर इनको बड़ा ही सैक्रेड माना जाता है, बड़ा पवित्र और माना जाता है, तो उस तरह से खा के वो एकदम सांड की तरह मोटा हो गया। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. एक दिन क्या हुआ भाई, क्योंकि दिन में सारे लोग सो रहे थे। वन ब्राइट डे, एक दिन के समय की बात है, एक चोर किसी रईस मर्चेंट व्यापारी के घर में घुस गया। उसने क्या किया, दीवार में एक होल किया, छेद किया, और स्नीक्ड इन, और उसमें घुस के दीवार के अंदर चला, मकान के अंदर घुस गया। और व्हेन ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, लूट देखिए बेसिकली हिंदी का शब्द है, इसका कोई इंग्लिश वर्ड इसके सिमिलर कोई ऐसा वर्ड नहीं है, तो लूट को LOOT लूट ही लिखा जाता है, लूट ही इसको पढ़ा जाता है, क्योंकि ये हिंदी का शब्द है। तो जब वो वहाँ पर सामान इकट्ठा कर रहा था चुराने के मकसद से, तो क्या हुआ कि वो मकान बहुत पुराना था, तो उसकी दीवार क्या हुई, उसके सर पे ही गिर गई और वो वहीं पर मर गया। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. अब उसका जो भाई था, उसको पता चला कि भाई ये तो मेरा भाई तो उसकी दीवार के नीचे मर गया, वो भागा बाहर राजा के पास आया और उसको शिकायत करी। क्या, योर हाइनेस एक वर्ड जो किसी भी राजा के सम्मान में बोला जाता है कि राजा की जय हो या इस तरह का कुछ। कह रहा कि देखिए मेरा भाई जो था, उसने ये नहीं बताया कि मेरा भाई चोरी कर रहा था। When my brother was pursuing his ancient trade, जो हमारा पुश्तैनी काम है, तो मेरा भाई जब अपना पुश्तैनी काम कर रहा था कि दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। And this merchant is to blame. He should have built a good strong wall and you must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. अब ये कह रहा है कि देखो ये गलती किसकी, ये गलती उस बनिए की, ये मर्चेंट की गलती है जिसकी दीवार मेरे भाई के ऊपर गिर गई, मेरा भाई मर गया। उसको बेसिकली क्या करना चाहिए था, बहुत अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी ताकि वो गिरती नहीं। तो अब इसने तो गलत काम किया, ही इज अ रॉन्ग डूअर, उसने गलत काम किया, तो आपको उसको पनिश करना चाहिए, यानी कि सजा देनी चाहिए। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और मेरे साथ जो अन्याय हुआ, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, उसको आपको कंपनसेट करना चाहिए, भरपाई करनी चाहिए। वो भरपाई कैसे होगी, मेरा भाई तो मर गया, वो तो चला गया, अब तो वो तो वापस आ नहीं सकता, तो मैं चाहता हूं कि ये जो मर्चेंट है उसको आप कोई सजा दो। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस। राजा ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ न्याय होगा और चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तुरंत उसने समन कहते हैं ऑर्डर को, जो राजा का ऑर्डर होता है। आजकल राजा और राजाओं का शासन तो नहीं है हमारे देश में, लेकिन जो इस तरीके का जो आदेश है वो अब कोर्ट से आदेश पारित होता है, तो उसको समन बोलते हैं। तो राजा ने आदेश दिया कि भाई इस घर के मालिक को पकड़ के लाओ, बुला के लाओ इसको। When the merchant arrived, the king questioned him, What is your name? Such and such, your highness. Were you at home when the dead man burgled your house? अब वो मर्चेंट आया राजा के सामने, राजा ने उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। नाम पूछा पहले, उसने बताया सर मेरा नाम ऐसे से ये है। तो वो बोल रहा है कि वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गर्ड योर हाउस, क्या तुम उस वक्त अपने घर पर थे जब ये आदमी जो यहाँ खड़ा है उसका भाई जब आपके घर में घुसा चोरी करने के लिए, तब आप घर पर ही थे? वो कहता है यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम, द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी एंड योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर एंड यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। बोला कि देखो सर मैं माई लॉर्ड, राजा के लिए शब्द यूज किया गया है कि वो देखिए हमारे घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था, दीवार थोड़ी सी कमजोर थी, वो दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, कह रहा कि आप देखो आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि आप अक्यूज्ड हो, ये सब आपकी वजह से हुआ है और मेरे नज़र में क्या कि आप गिल्टी हैं, ये पाप आपने किया है तो इसकी सजा तो आपको मिलेगी। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, आपकी दीवार की वजह से इस व्यक्ति का भाई मर गया है और देखा जाए तो आपने एक व्यक्ति की हत्या किया, एक व्यक्ति का मर्डर किया है, वी हैव टू पनिश यू, हमें आपको सजा देनी ही पड़ेगी। Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. अब उसको लगा कि मैं तो फंस गया भाई, अब तो राजा ने कह दिया कि उसको भाई सजा मिलेगी। अब सजा में हो सकता है जेल में डाल दे, हो सकता है फांसी की सजा दे दे। तो उसने बचाव में अपने कुछ बोला उसको, और क्या बोला क्या कि सर देखिए मेरी गलती नहीं है। राजा से बोला कि आई डिडंट पुट अप दैट वॉल, मैंने वो दीवार नहीं बनाई है, ये दीवार जिसने बनाई थी ये उस व्यक्ति की गलती है क्योंकि उसने दीवार को सही तरीके से बनाया नहीं था।
तो जिसने दीवार बनाई है आपको उसको सजा देनी चाहिए। ओ हु इज दैट? माई लॉर्ड दिस wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now and he lives nearby. कह रहे देखिए ये हमारा पुश्तैनी मकान है, हमारे पिताजी ने बनवाया था, तो मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने ये मकान हमारा बनाया था। वो अभी भी जीवित है, बूढ़ा हो चुका है और हमारे पड़ोस में ही रहता है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him टाइड हैंड एंड फुट। अब राजा ने अपने दूतों को, मैसेंजर का मतलब अपने लोगों को, दूत को भेजा, उसको वही ब्रिक लेयर के मतलब जो राजमिस्त्री था उसको पकड़ के लाओ, जिसने दीवार बनाई थी वो उसको पकड़ के लाए, उसके टाइड हैंड एंड फुट, उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. बोला देखो क्या तुमने ये दीवार बनाई? बोले हाँ महाराज ये दीवार तो मैंने ही बनाई। बोला तुमने किस तरह की दीवार बनाई है बेकार सी? एक बेचारे उस एक आदमी पर गिर गई और वो मर गया। अब चूंकि आपने एक मर्डर किया, आपने एक व्यक्ति की हत्या की है, तो हमें नियम के अनुसार आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me before you give your orders. It is true, I built this wall and it was not good. But that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all the day with her anklets jingling." कह रहा है देखिए अब उसको लगा कि भाई मुझे सजा तो राजा ने कह दिया, अब तो मुझे मृत्युदंड जरूर मिलेगा और मैं इससे बच नहीं सकता। फिर भी उसने एक बार कोशिश की, वो प्लीड का मतलब है रिक्वेस्ट की कि सर मेरी आप एक बार बात सुन लो, इससे पहले कि आप मुझे मृत्युदंड दो, मेरी केवल एक छोटी सी बात सुन लो। ये बात सही है कि मैंने ही वो दीवार बनाई थी और वो दीवार ढंग से नहीं बनी, लेकिन इसका कारण मैं नहीं हूँ, ये मेरी गलती नहीं है। ये मुझे अच्छी तरह याद है जिस वक्त मैं ये दीवार बना रहा था कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारे ही शहर में एक लड़की रहती है, वो डांसिंग गर्ल, वो डांस करती है। वो मैंने देखा कि सड़क पर आ रही थी और जा रही थी बार बार, पूरे दिन इधर से उधर से इधर वो चक्कर काट रही थी सड़क पर। और उसने एंकलेट मतलब उसने पायल पहनी हुई थी। एंकलेट का मतलब औरतें जो लड़कियां पैरों में पहनती हैं, पायल उसको बोलते हैं एंकलेट। और जिंगलिंग का मतलब उसको चलने से जो साउंड आ रहा था, उस साउंड की वजह से मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। And I couldn't keep my eyes on or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. तो मेरे जो कंसंट्रेशन था, मेरी जो एकाग्रता थी वो भंग हो रही थी। उसकी वजह से मेरा माइंड बार बार डाइवर्ट हो रहा था, क्योंकि वो निकलती थी इधर से इधर जाती थी और पायल पहनकर वो जा रही थी, तो उसकी पायल की जो आवाज़ थी, छन छन जो आवाज़ आ रही थी, उसकी वजह से मेरा ध्यान बार बार बट रहा था। और इसी की वजह से जो दीवार मैंने बनाई वो ठीक नहीं बनी। और अब आपको क्या करना चाहिए? देखो गलती मेरी नहीं है, गलती उस डांसिंग गर्ल की है और मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है, तो उसको बुलाया जाए। You are right, the case deepens. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get the dancer wherever she is. बोला हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अब ये तो केस तो भाई बहुत मुश्किल हो चुका है। हम अब इसके बारे में हमें थोड़ा सा गंभीरता से इस केस को लेना पड़ेगा, और ये कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, बड़ा ही मुश्किल तरीके का केस है। तो लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज। तो उस राजा ने अपने लोगों को बोला कि उस डांसर को बुला के ला, वो जहाँ भी रहती हूँ। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट। वो डांसिंग गर्ल उस टाइम तो वो जवान रही थी उसके पिताजी के टाइम, अब वो बुढ़िया हो चुकी थी, बूढ़ी औरत हो चुकी थी। वो बेचारी आई एंड शी केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट। वो बेचारी डर से कांप रही थी, डर के मारे। वो कोर्ट में आती है राजा के सामने। राजा उससे सवाल पूछता है, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल? डिड यू सी हिम? कि क्या तुम्हें याद है कि बहुत साल पहले जब ये आदमी ये दीवार बना रहा था, इस मर्चेंट की दीवार बना रहा था घर की, तब तुम क्या उसके सामने से जो रास्ता जा रहा था उसमें इधर से उधर जा रही थी? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल. सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग. यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम. बोला अच्छा तुम्हें याद है कि तुम उस रास्ते पर इधर से उधर कई बार गई हो, और जब तुम जा रही थी तो तुम्हारे एंकलेट यानी कि जो पायल थी वो बज रही थी. उस टाइम तुम यंग थी तो तुम्हारी हो सकता है सुंदरता देखकर और तुम्हारे पायल की जो आवाज़, छन छन की जो आवाज़ आ रही थी, उसकी वजह से ये जो राजमिस्त्री है इसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा था. एंड सो ही बिल्ट अ बैड वॉल. उसकी वजह से उसका परिणाम क्या हुआ कि इसने जो दीवार बनाई बहुत कमज़ोर बेकार की दीवार बना दी. It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. और उसकी वजह से क्या हुआ एज अ रिजल्ट कि बेचारे एक चोर के ऊपर गिर गई और वो मर गया. तो तुमने एक निर्दोष आदमी की हत्या की है तो इसके लिए तुम्हें दंड जरूर मिलेगा. अब वो भी बड़ा चक्कर में पड़ गई कि भाई ये क्या हो गया, बैठे बैठे मुसीबत आ गई भाई ये तो. She thought for a minute and said, My lord, wait.
I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses and said he would give it now and he would give it then and so on all day. करा चलो एक बार माय लॉर्ड, मेरे राजा आप एक मिनट रुको और मेरी बात सुनो. अब मुझे याद आया है कि उस दिन जिस दिन ये राजमिस्त्री दीवार बना रहा था उस दिन मैं उस रास्ते से बार बार आ जा क्यों रही थी. असल में हुआ क्या था कि मैंने एक सुनार, गोल्ड स्मिथ बोलते हैं सुनार को, मैंने कुछ गोल्ड दिया था कि भाई इस गोल्ड से, सोने से मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना देना. अब ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो बड़ा ही बहुत ही आलसी किस्म का बदमाश आदमी था. स्काउंड्रल बोलते हैं बदमाश को. और जब भी मैं उसकी दुकान पर जाती थी वो कोई ना कोई बहाना बना देता कि मैं तुम्हें अभी शाम को ले जाना, सुबह ले जाना, कल ले जाना, ऐसे करके बहाने बनाकर मुझे टरकाता था बार बार. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, और उस वजह से मुझे उसके घर के कई बार उसके चक्कर लगाने पड़े वो, क्योंकि हर बार बहाना बना देता था. And that was when this bricklayer saw me. It is not my fault, my lord. It is the damned goldsmith's fault. अब देखिए का केस कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से ट्रांसफर होके 3 लोगों को ऑलरेडी कोर्ट में बुलाया जा चुका था और अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि असल में गलती किसकी है. अब बोला कि ये वही टाइम है जो वो ब्रिकलेयर था, ये मुझे देख रहा था बार बार, मेरी गलती तो नहीं है. अब देखा जाए तो अगर सही सेंस में, सही मायने में वो गलती किसकी, गलती उस सुनार की है. उसकी वजह से मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ रहे थे. Poor thing, she is absolutely right. Thought the king, weighing the evidence, we've got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. अब कह रहा उसको, राजा के दिमाग में बात समझ में आ गई उसको. Poor thing, अरे बेचारी ये लड़की, कह रहा कि ये लड़की बिल्कुल सही बोल रही है. लड़की में सब तो वो औरत बन चुकी थी, बुढ़िया हो गई थी. राजा ने सोचा और वेइंग द एविडेंस, जो एविडेंस उसके सामने प्रस्तुत किए गए, जो प्रमाण उसके सामने प्रस्तुत किए, उसको सुनने और समझने के बाद बोला कि अब मैं समझ गया हूँ ये कि इस केस को, और अब हमें सही जो अपराधी है, कल्प्रिट का मतलब जिसने अपराध किया है, वो हमें मिल गया है. तो अपने वो सैनिकों को बोलता है कि जाओ तुरंत उस गोल्ड स्मिथ को, सुनार को पकड़ के लाओ. जहां भी वो छुपा हुआ, हाइडिंग का मतलब छुपा हुआ है, जहां भी छुपा हुआ तुरंत पकड़ के लाओ. The king's bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. Bailiff का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. तो राजा के जो ऑफिशियल्स थे वो तुरंत गोल्डस्मिथ की खोज में निकल गए और वो बेचारा अपनी दुकान के किसी कोने में छुपा हुआ था. और जब उसने सुना कि सारे केस को सुना माना के और बोला कि भाई मेरे ऊपर, उसके ऊपर एक्यूजेशन का मतलब किसी पर आरोप लगाना, और जब उसको पता चला कि उसके ऊपर आरोप लगा है तो उसने भी कोई इतनी देर में कोई कहानी तैयार कर ली अपने बचाव के लिए कि अगर राजा मुझसे पूछेंगे तो मैं अपने बचाव में क्या कहूँगा. अब होता क्या, देखिए आगे पढ़ते हैं इसको. My lord, he said, I am a poor goldsmith. It is true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. कि देखिए राजा जी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तो देखो गरीब सा एक सुनारों छोटा मोटा काम करता हूँ, और ये बात सही है कि ये डांसर जो है उस दिन मेरे पास कई वो उसने चक्कर लगाए, मेरे पास कई बार आई, और हर बार मैं उसको बहाना बना के वापस भेज देता था क्योंकि उसकी ज्वेलरी जो उसने बनाने के लिए थी वो मैं बना नहीं पाया था. और इसका कारण क्या था कि मुझे एक दूसरे मर्चेंट का ऑर्डर मिला था, उसके राज्य में एक दूसरा मर्चेंट था, उसको ऑर्डर मिला था. एंड दे हैड ए वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट. यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर. मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन उस मर्चेंट ने कहा था कि भाई हमारे घर में एक शादी होने वाली है, तो जितनी जल्दी हो सके तो हमारे जो सोने के गहने हैं वो तुम बना दो. तो उसका ऑर्डर पूरा करने के लिए, उसका काम पूरा करने के लिए इसका काम को मैंने रोक रखा था थोड़ा, और उसको इसीलिए वो मैं उसको बार बार एक्सक्यूज बहाने बनाता था, और इसी वजह से उसको बेचारी को बार बार आना जाना पड़ रहा था मेरी दुकान पे. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor man's jewelry and made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, and which is now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? अब पूछता कि अच्छा ये बात है, तो मुझे उस मर्चेंट का नाम बताओ, उस व्यापारी का नाम बताओ जिसकी वजह से, जिसके ऑर्डर पूरा करने की वजह से इस बेचारी जो महिला है उसकी तुमने ज्वेलरी नहीं बना पाई, और इसकी वजह से इसको कई बार आपकी दुकान के चक्कर काटने पड़े. एंड विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, इसकी वजह से जो ईंटें लगाने वाला, दीवार बनाने वाला जो राजमिस्त्री है उसका दिमाग डिस्टर्ब हुआ, और उसकी वजह से उसने दीवार को बिल्कुल गलत तरीके से बना दिया, और वो दीवार किसी एक इनोसेंट निर्दोष आदमी पर गिर गई और वो मर गया. कैन यू नेम हिम? उसका नाम बताओ मुझे.
The goldsmith named the merchant and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. अब गोल्डस्मिथ ने जैसे उस मर्चेंट का नाम बताया कि उस व्यापारी का नाम, ये व्यापारी कोई और नहीं था बल्कि वही व्यापारी था जिसके घर की दीवार गिर गई थी और वो चोर मर गया था. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल. अब जो न्याय था वो पूरा एक गोल चक्कर लगाकर अपनी वापस उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया था. यानी कि जितने भी ये घटनाक्रम हुआ वापस सुई आकर उसी मर्चेंट पर आकर रुक गई जिस मर्चेंट के घर में वो चोर घुसा था, उसकी दीवार गिर गई थी. Thought the king back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." अब राजा को लगा कि भाई अब देखो केस ये सुलझा लिया गया है, अब एक काम करो उस मर्चेंट को पकड़ के लाओ. तो वो मर्चेंट को पकड़ के लाते हैं सैनिक उसको, और वो दरबार में आता, कांप रहा होता, चिल्ला रहा होता. वो कहता है कि महाराज राजा मेरी गलती नहीं है, देखिए ये मकान मेरा नहीं है, ये मकान मेरे पिताजी का है और पिताजी ने ही वो ज्वेलरी ऑर्डर दी थी बनने के लिए. अब पिताजी की तो मृत्यु हो गई भाई, एंड आई एम इनोसेंट. तो पिताजी ने जो किया उसकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है. उन्होंने जो पाप किया उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? मैं तो इनोसेंट हूँ पूरी तरीके से, मैं तो निर्दोष हूँ. अब राजा भी चक्कर में पड़ गया उनकी बातें सुन के. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली, इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ही इज डेड, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस. अब राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की एंड रूल्ड डिसाइसिवली, और बड़ा ही दृढ़ निश्चय को ये डिसीजन दिया कि ये बात ठीक है कि तुम्हारे पिताजी ही असली कातिल हैं, लेकिन उनकी तो मृत्यु हो गई, वो तो भाई तो मर चुके हैं, अब उनको हम सज़ा कैसे दें? तो उनके बदले में किसी न किसी को तो सज़ा तो देनी है. यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस. अब तुमने क्या किया? देखो, इनहेरिट का मतलब होता है जो चीज़ आपको विरासत में अपने माता पिता से मिलती है. बोला कि देखो, आपको अपने पिता से विरासत में आपको घर मिला, उनकी सारी दौलत मिली, जितना सोना चांदी पैसा छोड़ के गए वो सब आपको मिला, ये तो आपने इनहेरिट किया, ये तो अच्छी चीज़ें आपके लिए छोड़ के गए. लेकिन साथ साथ उन्होंने जो पाप किए हैं वो पाप भी तो तुम्हारे खाते में जाएंगे. यानी कि जो पुश्तैनी तुम्हें जायदाद मिली जिसमें सोना चांदी मकान सब कुछ था, उसमें उसके साथ साथ उन्होंने जो अपने ज़िंदगी में पाप किए हैं और बिना उनका फल भुगते और वो दुनिया को छोड़कर चले गए, मर गए, अब उसकी सज़ा तो किसी ना किसी को तो मिलनी है. And I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime and you must die. अब कह रहे राजा कह रहा देखो, जब तुम पहली बार यहाँ पर आए थे तभी मैं केस को सुन के समझ गया था और मैं शुरू से मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट था, क्योंकि ये जो क्राइम हुआ है जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई, मर गया बेचारा दीवार के नीचे आके, उसके पीछे जो उसका रूट कॉज है, उस केस की पूरी जड़ है वो तुम हो. इसलिए यू मस्ट डाई, इसलिए सजा किसको मिलेगी? अब तुमको मिलेगी. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. स्टेक होता है एक मेटल का या लकड़ी का ऐसा पोल होता है जिसको एक साइड से नुकीला करके जमीन में गाड़ देते हैं और उसमें रस्सी बांधकर किसी भी व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाता है. तो वो जो राजा के नौकर सर्वेंट थे वो स्टेक को जो पॉइंट था उसको छील कर शार्प कर रहे थे और उसको दीवार जमीन में गाड़कर पोल को खड़ा करने की तैयारी कर रहे थे, यानी कि फांसी उसको देने की तैयारी कर रहे थे. तब राजा और उनके मंत्रियों को एहसास हुआ कि भाई जब इसको वहाँ पर ले जाया गया, उसको प्लेटफॉर्म पर ले जाया गया, तो लगा कि भाई ये जो मर्चेंट है तो बहुत ही दुबला पतला है, तो ये स्टेक जो पोल है इस पर तो इसको फांसी नहीं दी जा सकती. ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट हिम. तो उसको लगा कि यार यहाँ पर मेरे बचने का एक चांस हो सकता है, क्योंकि ये फंदा जो है वो मेरे गले में ठीक सा नहीं आ रहा है. तो उसने राजा से एक बार आखिरी अपील की मरने से पहले कि आप राजा जी अपना कुछ कॉमन सेंस कुछ यूज़ कीजिए अपना. द किंग टू वरीड अबाउट हिम, राजा भी इस बारे में बड़ा सोच में पड़ गया. व्हाट शैल वी डू, ही सेड. व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब राजा ने सोचा कि भाई क्या करना चाहिए, किसी ना किसी को तो सजा देनी ही देनी है. तो उनके दिमाग में आया कि भाई जाओ राज्य में जाओ और घूमो, किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ जो अच्छा ताजा मोटा तंदुरुस्त आदमी हो जो ये स्टेक में फिट आ सके. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell upon the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब राजा के जो सर्वेंट थे तुरंत राज्य में अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े और पूरे राज्य में वो इस व्यक्ति को खोजने लगे जो काफ़ी मोटा और तंदुरुस्त हो, और वो स्टेक है, लकड़ी का पोल है जिसमें उसको सजा देनी थी,
वो मिल सके। अब जैसे ही उन राजा के नौकरों ने, जितने भी मैसेंजर्स और सैनिक थे, उस डिसाइपल को देखा, जो शिष्य था, जो जिसके गुरु उसको छोड़कर चले गए, तो वो खा खा के इतना मोटा हो गया था, महीनों तक वो लेटे लेटे खाता रहता था, क्योंकि चीज़ें बहुत सस्ती थी। वो घी, केला, आटा और रोटी खा खा के, सारी चीज़ें खा खा के बड़ा मोटा हो गया। अब सैनिकों ने जाकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया। वो पूछता, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम ए सन्यासी। ही क्राइड, दैट मे बी ट्रू बट इट इज द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट अनफ टू फिट द स्टिक। बोला कि भाई मेरी गलती बताओ, भाई मैं तो इनोसेंट, मैं तो सन्यासी आदमी, मुझे तुम कहाँ पकड़ के ले जा रहे हो। तो सैनिकों ने बोला, नहीं तो वो बात ठीक है कि आप सन्यासी हो, निर्दोष हो, लेकिन ये रॉयल डिग्री का मतलब राजा का आदेश है। डिग्री होता है आदेश को, कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जो काफ़ी मोटा ताजा, तंदुरुस्त और हेल्दी हो, जो कि उस स्टेक पर पूरी तरह से फिट आ सके। दे सेड एंड ही and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's word, this is a city of fools and you do not know what they will do next. अब उसको पकड़कर खींच के वहां पर ले गए जहां पर इस व्यक्ति को सजा देनी थी, फांसी की सजा देनी थी। अब जब उसको लगा कि भाई अब मेरे बचने के तो सारे रास्ते बंद हो गए, तो मूर्खों का शहर है, तो मानेंगे तो है नहीं, मुझे तो कम से कम फांसी पे लटका ही देंगे। अब उसको अंतिम समय पर अपने गुरु के वही शब्द याद आए जो गुरु ने चलते टाइम कहा था कि भाई देखो, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, मूर्खों का शहर है, तुम्हें नहीं पता है कि ये मूर्ख तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, तो बेहतर है इस शहर को मेरे साथ छोड़कर चलो। वो माना ही नहीं, बोला नहीं आप जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा, मुझे तो भाई चीजें बहुत सस्ती हैं, मैं तो आराम से यहीं रहूंगा। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision and he had magic powers, he could see far. अब वो आंख बंद करके अपने गुरु को याद कर रहा है, उनसे प्रार्थना कर रहा है अपने मन ही मन में कि हे गुरु जी मुझे ऐसे बचा लो, क्योंकि मेरी मौत निश्चित है, मैं बचूंगा किस दिन। तो कहता कि गुरु जी आप जहाँ कहीं भी हो मेरी प्रार्थना को सुनो। और गुरु जी के पास ये स्पेशल पावर थी कि वो उनको बहुत सारी चीज़ें वो स्वप्न में या आंख बंद करके देख सकते थे कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। और उनके पास कुछ मैजिक जादू शक्तियाँ भी थी, वो काफ़ी दूर तक का कहीं का भी देख सकते थे। ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। वो भविष्य के फ्यूचर, जो पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हुआ, वो सब चीज़ों को देख और समझ सकते थे। उनके पास ऐसी मैजिक पावर थी। और जैसे ही उनको पता चला कि ये केस तो भाई बहुत गड़बड़ हो गया, मेरा जो डिसाइपल है वो तो बिल्कुल उसको मृत्युदंड मिलने वाला है, फांसी के तख्ते पर खड़ा है बिल्कुल। So he arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. अब वो तुरंत उस जगह पर आ गया जहाँ पर ये सारा घटनाक्रम कार्यक्रम होता है फांसी देने का। और वो उस गुरु ने उस चेले की तरफ देखा कि भाई उसने अपने आप को देखो कैसी बेवकूफ़ी करके मुसीबत में डाल लिया है, सिर्फ खाने के चक्कर में। खाना सस्ता है, खाना सस्ता है, ये कहकर वो वहीं रुक गया और महीनों तक लेटे लेटे अपना खाता रहा, खा खा के, जैसे कहते हैं खा खा के भैंसा हो गया बिल्कुल है। और देखो उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी जान मुसीबत में डाल ली। अब इसकी तो मृत्यु निश्चित है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of the kings, who is greater, the guru or his disciple? अब जैसे वो सन्यासी जो गुरु थे एकदम वहाँ पहुँच गए और गुरु ने क्या किया, स्कॉल्ड किया। स्कॉल्ड मतलब डांटना, अपने चेले को डांटा और कुछ विस्पर मतलब कान में, उसके पास कान में कुछ बोला जाके, शायद वो प्रिटेंड कर रहे थे दिखाने के लिए। उसके बाद वो राजा गए और राजा बोला कि यार वो वाइजेस्ट ऑफ द किंग, आप तो सबसे बुद्धिमान राजा हो, आप ही मुझे बताओ कि गुरु और चेले में से कौन बड़ा है, हु इज ग्रेटर? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, एंड व्हाई डू यू आस्क? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। बोला देखो गुरु अगर सबसे बड़ा है इसमें, तो राजा ने कहा भाई गुरु ही बड़ा होता है, इसमें कोई शक वाली बात है। बोला अगर ऐसी बात है तो मुझे सबसे पहले सजा देनी हो, अगर सजा देना तो सबसे पहले मुझे दो और मेरा शिष्य को मेरे बाद तुम सजा देना, उसको मृत्युदंड मेरे बाद देना, पहले मुझे दो। अब राजा सोच में पड़ गया भाई ये क्या चक्कर है। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. अब जैसे डिसाइपल ने समझा कि भाई ये क्या चक्कर चल रहा है, ये क्या ट्रिक खेली जा रही है, उसको समझ में आ गया कि भाई कुछ गुरुजी ने कुछ ना कुछ तो खेल खेला है। तो वो भी एकदम से चिल्लाने लग गया, एकदम से वहाँ से चिल्लाने लगे, नहीं यार उनको नहीं, सबसे पहले मुझे, सबसे पहले मैं जाऊँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा, मुझे सबसे पहले फांसी दो, मुझे सबसे पहले मृत्युदंड दो, उनको रहना दो, उनको बाद में करना। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, why do you want to die?
वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। अब वो दोनों में बहस होने लगी, लड़ाई होने लगी, किसमें, गुरु और चेले में, कि भाई कौन पहले फांसी पे जाएगा, कौन पहले मरेगा। अब राजा ने देखा तो राजा बड़ा पजल्ड हो गया, बहुत कंफ्यूज हो गया कि भाई ये हो क्या रहा है आखिर। तो उसने गुरु से पूछा कि भाई तुम क्यों मरना चाहते हो, भाई सजा तो डिसाइपल को देनी है, हमें शिष्य को उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाना, तुम क्यों मरना चाहते हो। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। पहले देखो, ये देखो, आप मुझसे इस तरह के सवाल ना पूछो, मैंने जैसा कहा है कि आप मुझे सबसे पहले मृत्युदंड मुझे दो। वाई देयर सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। राजा ने पूछा कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अगर आप इतने समझदार व्यक्ति हो तो मुझे समझाओ कि भाई आप ही सबसे पहले मरना क्यों चाहते हो। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु। द किंग गेव हिम his solemn word. The guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him. तो बोला ठीक है, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि इसके पीछे राज क्या है, क्या कहानी है, तो आप मुझे वादा करो, मुझसे प्रॉमिस करो कि आप ये सब जानने के बाद भी सबसे पहले मुझे मृत्युदंड दोगे। तो गुरु उसने बोला ठीक है, किंग ने बोला ठीक है भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो गुरु ने क्या किया, उसको थोड़ा सा दूर ले गया, उसके कानों में कुछ विस्पर करके बोला, फुसफुसा के बोला। क्या बोलता है वो, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस, we have been all over the world but we have never found a city like this and a king like you। बोला देखो, अब मैं तुम्हें कहानी बता रहा हूँ, उसको सुनो ध्यान से, कि हम पूरी दुनिया देखो घूम चुके हैं, हमने सब दुनिया में सब कुछ देखा हो, और हमने इस जैसा शहर कहीं पूरी दुनिया में नहीं देखा, और आपके जैसा राजा तो देखा ही नहीं। वो उसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। That stake is the stake of God of justice and it is new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country। बोला देखो, जो आपने ये फांसी के लिए, ये सजा देने के लिए जो आपने ये पोल गड़वाया है और इस पर लटका कर किसी को सजा दी जाएगी, ये बिल्कुल नया है। आज से पहले इस पर किसी भी क्रिमिनल को नहीं लटकाया गया, किसी को मृत्युदंड इस पर नहीं दिया गया। और जहाँ तक मुझे पता है कि इस पर जो सबसे पहले जिस व्यक्ति को मृत्युदंड मिलेगा वो अगले जन्म में इस देश का, आपके राज्य का राजा बनेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जिसको फांसी होगी या सजा मिलेगी वो इस देश का मंत्री बनेगा। वी आर sick of our ascetic life। और जैसे ascetic life का मतलब जो हमारे साधु सन्यासियों वाला जीवन है, घूमना फिरना, भिक्षा मांगना और जंगलों में रहना, इससे हम थक चुके हैं भाई। एंड इट शुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्व्स एंड किंग एंड मिनिस्टर्स फॉर ए व्हाइल। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में हम अगर राजा बन जाए या मंत्री भी बन जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर। अब बोला देखो, अब मैंने तुम्हें राज की बात बता दी, अब आपने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा करो, अब मुझे सबसे पहले आप मृत्युदंड की सजा दो। The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time। अब किंग तो भाई वो गहरे सोच विचार में पड़ गया, क्योंकि वो अपने राज्य को, साम्राज्य को खोना नहीं चाहता किसी ऐसे व्यक्ति को जो पूरी तरीके से अजनबी था। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो, ये बड़ा कंफ्यूजिंग चीज हो गई। सो ही ऑर्डर्ड द एक्सक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। तो उसने क्या किया, जो एक्सक्यूशन, जो इसको सजा देनी थी, उस कार्यक्रम को पूरा रद्द कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया कि भाई हम अगले दिन अब इसके बारे में सोचेंगे। और अपने मंत्रियों को बुलाया और उसके से बैठ के आपस में कंसल्टेशन किया, एक दूसरे से राय मशवरा किया कि भाई क्या करना चाहिए। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। लेट्स गो ऑन द स्टेक अवरसेल्व्स एंड वी विल बी रीबोर्न एज किंग एंड मिनिस्टर्स अगेन। बोला देखो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हम किसी अजनबी व्यक्ति को अपना राज्य, अगले जन्म में भी अपना राज्य हम किसी को देना नहीं चाहते। तो एक काम करते हैं, ये स्टेक है, इस पर हम खुद ही जाकर लटक जाते हैं, और मैं सबसे पहले जाऊंगा तो मैं अगले जन्म में राजा बनूंगा, और आप मेरे पीछे पीछे आ जाना, और आप अगले जन्म में मंत्री बनोगे। द होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड, एंड द मिनिस्टर अग्रीज। बोला इस तरह के जो साधु सन्यासी लोग होते हैं देखो, झूठ नहीं बोलते हैं। तो मुझे लगता है जो उसने जो कुछ भी बोला बिल्कुल सच है। एंड द मिनिस्टर अग्रीड, लोगों ने, जो उसका मिनिस्टर था वो उस बात पर अग्री हो गया, मान गया उस बात को। Then he told the executioners, well, we will send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second man. Those are my orders, do not make any mistake। वो अब उसने जो executioner मतलब जो सजा देने वाला व्यक्ति होता है, जिसे उसको जल्लाद बोलते हैं, जैसे फांसी की किसी को अगर सजा होनी है, किसी और तरीके के एक्सक्यूशन के तरीके हैं, तो उनको बुलाया चुपचाप से। बोला कि देखो, आज रात हम क्या करेंगे, जो क्रिमिनल हैं, जो दोषी, उसको हम भेजेंगे, उनसे तुम्हें कोई सवाल नहीं पूछना है, कुछ नहीं पूछना है। जो पहला व्यक्ति है उसको तुम मृत्युदंड दे देना, उसको मार देना।
और उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ भी वही कर रहे हैं, नहीं उसको भी मार देना, ये मेरे राजा के ऑर्डर हैं, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, गलती मत करना कैसे भी। ठीक है, वो उसने कहा ठीक है जैसे आप कह रहे हो। That night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and his disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with the loyal servants were taken to the stake and promptly executed। तो जैसा कि उन्होंने तय किया था कि भाई हम खुद ही जाकर फांसी पर लटक जाएंगे, तो उस रात को क्या हुआ, चुपचाप से राजा और मिनिस्टर उस जेल में चले गए, और जो गुरु था और उसका शिष्य था उनको तो बाहर निकाल दिया, और राजा ने गुरु का वेश बना लिया और मिनिस्टर ने उसके शिष्य का वेश बना लिया। एंड एज अरेंज बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट, और उसके राजा के जो लॉयल विश्वास पात्र जो सर्वेंट थे, सैनिक थे, उनको ऑलरेडी सब चीज़ें बता रखी थी और सारे अरेंजमेंट रात में उन्होंने कर लिए थे। एंड दे वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड, उनको वहाँ पर ले जाया गया और प्रॉम्प्टली तुरंत उनको एक्सिक्यूशन हो गया, तुरंत उनको मृत्युदंड दे दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. अब उनकी जब डेड बॉडी को उतारा गया वहाँ से स्टेक से, और जब उनको फेंकने की तैयारी हो रही थी कि भाई इनको फेंक दो, क्या करोगे, इनको चील कौओं को खिला दो, क्रोज एंड वल्चर्स को खिला दो। द पीपल पैनिक्ड, लोगों बड़े डर गए इस बात से, उन्होंने देखा अरे ये डेड बॉडी तो हमारे राजा की है और ये उसके मिनिस्टर की है, ये सब बेसिकली हुआ क्या एकदम से, ये बड़ा। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, सिटी के लोग बहुत कन्फ्यूज थे। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave the town unnoticed. अब सारी रात उस पूरा शहर राजा और उसके मिनिस्टर की मृत्यु पर शोक मनाता रहा। मोर्न मतलब किसी की डेड बॉडी पर शोक करना, और ये डिस्कस कर रहे थे भाई हमारे राज्य का भविष्य क्या होगा। तभी लोगों को ध्यान है, अरे वो गुरु और जो उसका शिष्य था उनसे चलो हम बात करते हैं। तो वो गुरु और शिष्य, जब उनकी जान बच गई दोनों की, तो चुपचाप से वो शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तभी लोग जाकर उन्होंने पकड़ लिया उनको, उनके पास पहुंचे। We people need a king and minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. बोला कि नहीं, ये राज्य तो भाई बिना राजा के रह नहीं सकता, तो हमें एक राजा और एक मंत्री की जरूरत है। तो हम आपसे प्रार्थना, बैग उन्होंने प्रार्थना की गुरु से कि भाई आप राजा बन जाओ और डिसाइपल जो है आपका चेला जो है वो मिनिस्टर बन जाए। It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. Persuade का मतलब होता है मनाना, किसी बात के लिए किसी चीज़ को मनाना। अब वो चेला तो बेवकूफ़ था, उसके अंदर इतनी समझ नहीं थी, वो तो तुरंत मान गया, अरे चलो ठीक है भाई, बैठे बैठाए मुझे मंत्री की पोस्ट मिल रही, मुझे क्या करना है। लेकिन गुरु वहाँ रुकने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं था, उसको पता था कि अभी भी ये मूर्खों का ही शहर है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and silly minister on the condition that they could change all the old laws. बाद में दोनों मान गए कि चलो ठीक है भाई, हम आपके राज्य के राजा बन जाते हैं और मेरा चेला आपका मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन हमारी एक शर्त है कि जितने भी रूल्स इस राज्य में पहले लागू थे वो सारे के सारे पुराने नियम बदल दिए जाएं। जितने भी नियम इस राज्य में हैं वो सारे के सारे बदल दिए जाएं। From then on, the night would be again night and day would again be day, and you could get nothing for it to do. It became like any other place. अब वो सारे के सारे नियम चेंज कर दिए गए, रात को रात बना दिया गया, दिन को दिन बना दिया गया, और जो चीज़ों को खरीदने का तरीका था कि एक डड्डू देके आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते थे, उसको भी बंद कर दिया गया। एंड इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये राज्य भी बाकी राज्यों के जैसा हो गया। तो ये था अ कन्नड़ा फोक टेल फ्रॉम A.K. रामानुजन, और इट्स एन इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हमने आज पढ़ा था, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। होप आपको कहानी समझ में आई होगी। आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन इसके बारे में तो मुझे ज़रूर अवगत कराएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।